नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे मॉडर्न स्लेवरी या आधुनिक गुलामी की। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद मानवाधिकार समूह वॉक फ्री फाउंडेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गुलाम भारत में है, यानी कि तादाद जो है सबसे ज़्यादा वो भारत में है इन गुलामों की। भारत में बंधुआ मजदूरी, वैश्यावृत्ति और भीख जैसी आधुनिक गुलामी के शिकंजे में 1,83,50,000 लोग जकड़े हुए हैं। विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो ऐसे गुलामों की तादाद तकरीबन 4,60,00,000 है। भारत में 1,30,00,00,000 की आबादी का तकरीबन 1% से ज़्यादा जो तबका है वो ये गुलाम है, लेकिन उत्तर कोरिया में इसकी व्यापकता सबसे ज़्यादा देखी गई है। वहाँ आबादी का 4.37% आधुनिक गुलामी की गिरफ्त में है। यानी अब कई महत्वपूर्ण सवाल जो पैदा हो रहे हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद वो ये है कि किस वजह से किस बुनियाद पर जो है इन लोगों को गुलाम कहा जा रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या तरीका है इस गुलामी की जकड़न से आज़ाद कराने का। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत ने दरअसल और दूसरे देशों से बेहतर पहल की है इस गुलामी से लोगों को आज़ाद कराने में, लेकिन फिर भी क्यों 1% से ज़्यादा लोग भारत में अभी भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं 21वीं सदी में। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम मुद्दे को समझेंगे। विद्या भूषण रावत मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। दूसरे खास मेहमान ND पंचोली जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के PUCL के। तीसरे खास मेहमान हैं प्रोफेसर SC श्रीवास्तव, सेक्रेटरी जनरल हैं नेशनल लेबर लॉ एसोसिएशन, और प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव हैं सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी JNU में पढ़ाते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ प्रोफेसर श्रीवास्तव की। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें पिछले साल भी हमने देखा था, 2014 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये बताया गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा तादाद है अभी। इस रिपोर्ट में तादाद के अलावा क्या ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है जो तब्दीली हुई है? अगर आप देखें तो पहले ले लें बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट को। बॉन्डेड लेबर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में लिखा हुआ है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। दूसरी बात ये जो है बेगार या और दूसरे फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर जो है, इसको न केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको इंटरप्रेट किया तो जो बॉन्डेड लेबर की या फोर्स लेबर की जो परिभाषा दी उसमें न केवल जो फिजिकल फोर्स है बल्कि अगर इकोनॉमिक कंपल्शन के वजह से भी अगर कोई फोर्स लेबर है, अगर कोई मिनिमम वेज नहीं देता है तो भी उस केस में उसे फोर्स लेबर माना जाएगा। ये पहली बात कही गई। दूसरी बात, अभी सिविल लिबर्टी का केस जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कि आप ये देखें कि जो है आप मॉनिटर करें कि बॉन्डेड लेबर नहीं हो, तो ये बहुत बड़ी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पहल, और इसमें 3 एस्पेक्ट जो इम्पोर्टेंट है। पहला आइडेंटिफिकेशन बॉन्डेड लेबर का, दूसरा उसका रिलीज, और थर्ड जो है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पहली बार इस दिशा में ये पहली पहल की गई है, जहाँ जो कि हमारे देश में जो बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट तो बना है पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बोला कि आप इसे मॉनिटर करें, और उन्होंने काफ़ी स्टेप्स इसके बारे में लिए हुए। ये एक एरिया है। दूसरी एरिया में हम जरूर हम बात करेंगे। प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, ये बताइए कि इसको मजदूरी की जगह या जैसे बॉन्डेड लेबर हमारे यहाँ नाम दिया जाता है, खासकर इसमें जो प्रोस्टिट्यूट्स को रखा गया है और जो भिखारियों को भी रखा गया है, ये एक ख़ास वजह क्यों, गुलामी नाम देना क्यों ज़रूरी था? इस रिपोर्ट के अंतर्गत देखा जाए तो मतलब इसका मेन मुद्दा ये है कि जो लोग जिस प्रकार जिनके कोई फोर्स है जो नौकरी से नहीं निकल पाते हैं या हिंसा के तहत बने रहते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस पे ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि इसे बॉन्डेड लेबर स्लेवरी क्यों कहा गया। इसका महत्व ये है कि हमारे देश में जो परेशानियाँ हैं उन्हें उभारा जाए, उनको समझा जाए कि इस प्रकार की भी परेशानियां, क्योंकि गुलामी कहते ही जो प्रतिक्रिया होती है वो अपने आप में अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है, बजाय इसके लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उसके ऊपर उतना ज़्यादा हमें गौर करना चाहिए गुलामी है नहीं है। ये दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें कि अभी जो हमारे तरह तरह के बदलाव आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, मध्यम वर्ग के जो बारे में बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो जिसे आधुनिक गुलामी कहते हैं वो भी हमारे यहाँ कायम है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो ढांचा है हमारे यहाँ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, वो जूते वगैरह बनाते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि जो वाकई में जो काम करे वो काम उनसे किस तरह का काम करवाया जा रहा है, कहाँ किस स्थिति में काम कर रहे हैं। तो ये उनके ऊपर भी उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि जिन्हें हम आधुनिक सेक्टर का एक अंग मानते हैं
वो इस प्रकार की जो कई 100 साल पुरानी एक जो प्रथा है उसका उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके बारे में सोचना ज़रूरी है। तो मैं नहीं समझता इसके ऊपर हमें ज़्यादा सोचना ज़रूरी है कि ये गुलामी का है या कुछ और का है, टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है। नहीं, लेकिन बात मैं इसलिए जोर देना चाहती हूँ उस पर कि 21वीं सदी में जब भारत ये कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया में सबसे ज्यादा जो है गुलाम अगर भारत में पाए जाते हैं, तो अपने आप में ये एक स्टेटमेंट तो है ये कहने के लिए कि ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग, लगभग 2 करोड़ लोग जो है वो गुलाम उसके बारे में सोचिए कि कैसा लोकतंत्र है, कैसा औद्योगिकरण हो रहा है हमारे यहाँ, कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो मतलब मल्टीनेशनल्स हैं वो जिन लोगों से काम करवाती हैं वो खुद नहीं काम करवाती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर काम करवाते हैं उनके उसके ऊपर वो क्यों नहीं ध्यान देती हैं। इसके बारे में सोचना जरूरी है, ना कि ये टर्मिनोलॉजी का मामला नहीं है। मैं भी ये भी जानना चाहती हूँ कि इसमें जैसे आपने कोर्ट का हवाला दिया, इसके अलावा या जो सिविल सोसाइटी है उसके अलावा सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये भी मैं समझना चाहती हूँ। पंचोली जी ये बताइए फिलहाल कि अगर एशिया की हम बात कह लें, फिलहाल तो एशिया में पूरी दुनिया में जितने गुलाम जिन्हें हम कहें वो पाए जाते हैं उनमें 60% गुलाम सिर्फ एशिया में हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भारत में है, फिर उसके बाद चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान, इन देशों को मिलाकर 2 करोड़ 66 लाख गुलामी में बंधे हुए लोग हैं, जो कि 60% है पूरी दुनिया का। क्या ये वजह है कि ये ही गरीब मुल्क हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? इसमें चीन दरअसल वो शामिल नहीं है, वो डेवलपिंग देश नहीं है, उसके बावजूद भी चीन में जो है काफ़ी तादाद में गुलाम मौजूद हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा। देखिए ये क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हमारे एशिया के अंदर, और इसमें बहुत सारे हमारे जो पिछले हम गुलाम भी रहे हैं, कॉलोनिज़म यहाँ पर रहा है, तो उसके भी बहुत कारण हैं। हमारी कुछ प्रथाएं हैं उसके भी बहुत कारण हैं, जिसमें जो हमारी मानसिकता है, इसमें मानसिकता का भी बहुत बड़ा वो है योगदान। तो हमारे इसमें सिर्फ ये कह देना कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी को उनको एक दिया गया है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक जो गुलामी का है, ये जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया कि जो मिनिमम वेज भी जिनको नहीं मिलता है वो भी गुलामी है। और मैं नहीं समझता कि ये जो इन्होंने आंकड़ा दिया है ये सही है। मैं इसको समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें आंकड़ा हो सकता है। अच्छा, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ये तो दरअसल इन्होंने कुछ स्टेट्स में इंटरव्यूज की बुनियाद पर ये आंकड़ा इकट्ठा किया है। पता नहीं किस, कि दरअसल ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है। हाँ, ये इनका आधार क्या है जो हम देखते हैं। मैंने बहुत सारा, मैं लेबर फील्ड में काम किया है, मैं देखता हूँ कि अब स्किल का उन्होंने बताया था कोई प्रोग्राम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कुशलता का, लेकिन कुशलता को भी हम मान्यता देने को तैयार नहीं है। मैं ट्रेड यूनियंस में जो ड्राइवर्स हैं स्किल्ड है, लेकिन उनको वो दिखाते हैं हेल्पर, उनको कभी भी वो वेज नहीं देते कि उसको ड्राइवर का। तो यानी पंचोली जी आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक वजहों के अलावा, सामाजिक वजहों के अलावा जो एक मानसिक जो बैगेज है कहीं ना कहीं वो भी ये है कि जिसमें गुलामी जो है वो बहुत सामान्य चीज़ है, उसमें कोई ऐसी बात हमारी नहीं है। जो है कास्ट सिस्टम है, जिसमें शुरू से दासता का है कि जो एक शूद्र होंगे वो दास रहेंगे, वो मानसिकता अब तक चली आ रही है। फिर एक ऐसा कि भाई धार्मिक धारणाएं हैं कि भाई रिवोल्ट मत करो, जो आपको सहना है वो सहो, आपकी जो स्थिति है उसको बनाए रखो, क्योंकि आपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा कर्म किया है तो उस वजह से आपको ये सहना ही है। तो इस तरह के अपनी जो अन्याय के प्रति रिवोल्ट नहीं करना, वो भी एक हमारी मानसिकता है। तो आपको लगता है कि क्या इसमें भी इस बात की दिक्कत है कि शायद लोकतंत्र ने जड़ें जो हैं वो उतनी गहरी नहीं पहुंचाई हैं, जहां जो अपने पर्सनल राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल राइट्स है एक सिटीजन का, उसको लेकर एक अवेयरनेस हो पाती कि मेरे भी अधिकार हैं इस लोकतंत्र में, कि मैं इसका विरोध कर सकूं? मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम फ्रीडम, अपने स्वतंत्रता संग्राम कर रहे थे तो बहुत बड़ी आशाएं थी कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो हमारे ये अधिकार होंगे। एक फंडामेंटल राइट का 1931 में कराची अधिवेशन में एक रेजोल्यूशन हुआ था कि हमारे ये फंडामेंट, तो उसमें दास्तां मिटाएंगे, राइट टू वर्क,
जो मैं एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न मानता हूँ, उसमें कहा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट होगा। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 23 में ये तो कर दिया कि दास्ता को हटा देंगे। देखिए, राइट टू वर्क जिसको हमने कहा था कि फंडामेंटल राइट बनाएंगे, उसको हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कर दिया। तो जबकि उसको फंडामेंटल राइट होना था, तो जब तक राइट टू वर्क को हम फंडामेंटल राइट नहीं बनाएंगे, हर एक को काम का अधिकार नहीं देंगे, हर एक को उसको अगर काम नहीं है तो भत्ता नहीं देंगे, तब तक ये बढ़ता ही रहेगा। यानी कि अगर बॉन्डेड ना भी हो तो भी वापस जाने को मजबूर होंगे। हमने कई बार ये देखा है कि लोगों को छुड़ा लिया जाता है बंधुआ मजदूरी से और वापस फिर जाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि और कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं होता। विद्या भूषण रावत जी, ये बताइए फिलहाल कि इस रिपोर्ट में हालांकि ये कहा गया है कि लगातार जो है वो भारत में जो बंधुआ मजदूर हैं या जिनको गुलाम कहा जाए, उनकी तादाद बढ़ी है, पूरी दुनिया में भी बढ़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट में तारीफ ये की गई है कि गुलामी की समस्या से निपटने में भारत ने थोड़ी तरक्की जरूर की है। तो क्या इस बात का अफसोस मनाया जाए कि हम आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देते कि भारत में दरअसल इस तरह की गुलामी भी पनप रही है, या फिर इस पर खुशी मनाई जाए कि चलिए भारत कम से कम इस दिशा में काम तो कर रहा है? नहीं, देखिए, भारत के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो बिटवीन द लॉ और जो सोसाइटी है जिस पे चल रही है उस पे डिफरेंस है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो मॉडर्न है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर उसको शुरू से ही बोले कि जो कॉन्ट्रडिक्शन सोसाइटी के हैं हमारे, कि एक तरफ डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, तो उसका जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर परेशान करने वाला है। और इसके कारण से लॉज हमारे यहाँ तो 1950 से ही सबसे अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि हमने सारे कॉवेनेंट साइन किए, पूरे इंटरनेशनल कॉवेनेंट साइन की। लेकिन इस रिपोर्ट में जो चीज़ नहीं दिखाई देती अभी भी, कि मैं मानता हूँ कि इसकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। एक बात तो ये कि स्ट्रेस माइग्रेशन बहुत बड़ी है, लास्ट जो इम्पैक्ट ऑफ जो ग्लोबलाइजेशन है जिसका आदिवासियों पर, उसके बाहर आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, किस तरह से माइग्रेशन में आ रहे हैं, ये बहुत बुरी हालत है। और दूसरी जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी स्थितियाँ हैं, उसके बारे में साफ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, जो मैला ढोने का काम है वो क्या है, वो भी जो है वो सबसे खतरनाक कंडीशन है। अगर मैं बोलूँ स्लेवरी का, वो हमारा सरकार जो है अभी तक हमारे पास में पिछली सरकारों से लेकर इस तक कोई प्रॉपर डेटा है नहीं कि कितने लोग हैं हमारे पास हैं। हर साल इसकी आंकड़े में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है कि इतना सही तरीके से नहीं निकल पा रहा। तो इससे बड़ी स्लेवरी क्या हो सकती है कि एक समाज जो है वो मलमूत्र ढो रहा है, आज भी सीवर लाइन में रोज़ लोग मर रहे हैं शहरों के अंदर भी। तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है और हमको इस चीज़ पे गर्व है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ है। लेकिन एक तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, दूसरी तरफ जो है हमारे समाज के अंदर जो आधुनिकतावाद आना चाहिए था वो दिखाई नहीं देता है। उसकी कॉन्ट्रडिक्शन, उस पर बहुत ज़बरदस्त अंतर्द्वंद है। और उस अंतर्द्वंद के कारण से जो है कई बार हमको लगता है कि साहब इतनी बड़ी चीज़ कैसे किसी ने बोल दी, हमारे देश के अंदर इतने स्लेव्स हैं, क्योंकि वो गुलाम नाम से ही हमको जो घबराहट होने लग रही है उसको देख करके। लेकिन हकीकत बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हमको कोई परेशानी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने वालों से परेशानी है। क्योंकि वो जो कास्ट का जो माइंडसेट है, अगर वो ख़त्म हो जाता तो ये प्रॉब्लम्स उतनी नहीं होती। क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ हैं इसमें, आपने कहा 5 कंट्रीज़ में 58% जो है जी वो है, उनको अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो वो फ्यूडल थे और वो या तो उन पे जो कास्टिज्म का इन्फ्लुएंस है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इनमें जो है वो कास्ट का इन्फ्लुएंस है। चाहे वो, लेकिन चीन क्यों है? चीन में फ्यूडलिज्म था। और दूसरी चीज़ जो है डेमोक्रेसी नहीं है आज भी। तो जो चीन का और रसा का और उज़्बेकिस्तान का जो देखा है, वहाँ पर जो स्लेवरी, वो बोल रहे हैं कि प्रिजन के अंदर जो ज़्यादातर वर्कर्स से जो काम कराया जाता है लोली पेड, वो है। जैसे चाइना का माल जो दुनिया भर में बिक रहा है इतने सस्ते में, एक डार्क रियलिटी उसके पीछे ये है कि जो बहुत कम पैसे का काम जो है उनकी जेलों में कराया जाता है। तो इसको फोर्स्ड लेबर इन लोगों ने कहा है जी। और यही कंडीशन जो है उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान इसमें जो जबरन शादी है उसको भी शामिल किया गया है। इसमें खास बात यह है जी, हाँ, जबरन शादी को भी इसमें शामिल किया गया है कि इसको भी गुलामी माना जाएगा। एक्चुअली में बिल्कुल है, लेकिन हमारे यहाँ अगर उसको गुलामी मान दिया जाए तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर तो जो है हम लोगों को बिल्कुल इस चीज़ पे डिबेट लोग करना शुरू कर देंगे कि भाई क्या यहाँ तो जो शादी अपनी मर्जी से करते हैं उनको मरना पड़ता है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर ओमकार शर्मा हैं जो कि रीजनल लेबर कमिश्नर हैं ILO के। फ़ोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। ओमकार शर्मा जी, आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं? संक्षेप में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम यहाँ चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि आर्थिक वजह हैं, सामाजिक वजह हैं, लेकिन राजनीतिक ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिसके ज़रिए कम से कम ये इतना बड़ा जो दाग भारत पे लगा है वो छूट सके, जिसको अगर दाग कहें हम उसे, वरना तो सच्चाई की तरह उसे हम स्वीकार भी कर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट में क्या मेथडोलॉजी है,
किस तरह से ये आंकड़े इकट्ठे करे गए, इसमें ये बिल्कुल साइलेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो आंकड़े इस रिपोर्ट में दिए हैं वो तथ्य हैं। दूसरा ये है, जो आधुनिक गुलामी की परिभाषा इन्होंने कोशिश की है देने की, उसके हिसाब से तो देश में 167 देशों में गुलाम हैं। तो कोई भी देश ऐसा अछूता नहीं है जो इनकी परिभाषा में गुलामी में नहीं आता है। तीसरी, इसी रिपोर्ट में एक चीज जो कहा गया है कि गुलामी के खिलाफ सरकार की कार्रवाई में पहल, और यूएन कन्वेंशन, यूएन प्रोटोकॉल के अनुसार उसको अपराध घोषित करना, और अन्य कदम, जो कठोर कदम जो है जिन देशों में उठाए हैं, उसमें भारत जो है, भारत देश सबसे अग्रणीय देशों में से है। तो सरकार, हमारे देश में कठोर कानून बनाए गए हैं, उनका अनुपालन कराया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। ये एक इसी रिपोर्ट से मैं लेकिन रेफर कर रहा ओंकार हूं। शर्मा जी, जो फिक्र की बात यह है, जो यहाँ खासकर पंचोली जी कह रहे हैं और दूसरे जो पैनलिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि जो जाति प्रथा है, जो धार्मिक भेदभाव है, वो भी काफ़ी हद तक जड़ें जमाए हुए हैं। यानी कि राजनीति के अलावा जो सामाजिक स्तर पर काम होना चाहिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बात ये भी की जा रही है कि क्यों नहीं कानून का जो है सख्त अनुपालन किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून तो बन जाते हैं लेकिन पालन हम नहीं देखते हैं उसका। देखिए, कानून जो बन जाते हैं, कानून का अगर कहीं पर उल्लंघन भी है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हो रही है। अगर आप देखें कि आंकड़े देखें कि हमने कितनी कार्रवाई की है कानून को जिन्होंने उल्लंघन किया है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट का हम जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के माध्यम से जिस तरह से हम एनफोर्स करा रहे हैं, उसके भी आंकड़े जी देखिए। और दूसरा ये है कि जो चाइल्ड लेबर को, वो भी इनके अनुसार गुलामी की परिभाषा में आ रहा है। वेश्यावृत्ति, उसके खिलाफ बहुत कठोर कानून हमारे देश में है। भिक्षावृत्ति, हाँ, भिक्षावृत्ति के खिलाफ कठोर कानून है, लेकिन उसका अनुपालन इस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। जी। और जी, ठीक है। अन्य श्रम कानून है, जैसे कि मजदूरी समय पे नहीं दी या मजदूरी कम दी, वो भी जो है इस गुलामी की परिभाषा में आता है। उसमें भी हम बड़ी सख्ती से कानूनों का पालन कर रहे हैं। हाँ, कुछ समस्याएं हैं, जातीय समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं। बड़ी अच्छी बात यह है, मुझे बड़ा अच्छा कहने में लग रहा है कि इस सामाजिक स्तर के ऊपर इस के उन्मूलन के लिए सरकार के साथ साथ जो एनजीओज हैं वो भी बहुत काम कर रही हैं और ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। शर्मा जी, शुक्रिया। श्रीवास्तव जी, ये बताइए सबसे पहले कि इसमें जो खासकर जो रिकमेंडेशंस और सिफारिशें, उनमें ये कहा गया है कि जिन जिन देशों में ये समस्या है, जिसमें ज़्यादातर बताया गया लेकिन तादाद कम और ज़्यादा है, उनमें सबसे पहले कहा गया है कि कठोर कानून बनाकर उन्हें जो है लागू करने के लिए ये देश जो है एक मिसाल कायम करें। आपको लगता है कि हमारे देश में तो कानूनों की कमी नहीं है, या आपको लगता है? हमारे देश में कठोर कानून बने हैं, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। और इम्प्लीमेंटेशन कुछ जगहों पर कुछ जैसे लेकुना लॉ में जो लेकुना होती है, लेकिन या ये जो इन्फोर्समेंट लेबर कमिश्नर साहब हैं वो तो कह रहे हैं कोई समस्या ही नहीं है, वो तो खुश हैं इस बात से कि ढंग से काम हो रहा है, सिविल सोसाइटी भी कर रही है, सरकार भी कर रही हो रहा है। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो इन्फोर्समेंट इज अ रियल प्रॉब्लम। इंटायर लेबर लॉ की बात, सभी हम नॉट सिर्फ हम इसकी बात नहीं कर रहे, सारी श्रम कानून जितने हैं उसमें प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम जो है इम्प्लीमेंटेशन की है। और यही चीज़ इसमें लागू होता है कि कठोर कानून तो बना रहे हैं हम लोग, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, और यही चीज़ हमने बॉन्डेड लेबर, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। इसमें अदालत का काम ज्यादा है या राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए? किस तरह से, क्या एक रोड मैप क्या होना चाहिए? अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कठोर, मतलब काफ़ी जो व्यू लिया है, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का भी पार्ट जो है, मॉनिटरिंग करने का भी पार्ट लिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉ में जो लेकुना या कभी प्रोसीजरल लैप्सेस जो हो जाती हैं, उसके वजह से भी छूट जाता है। नहीं, आपको लगता है क्या इतनी गंभीरता से लिया जाएगा इस बात को कि वाकई एक टास्क फोर्स बनाई जाए सरकार के स्तर पर, एनजीओज के साथ काम करके फिर लीगल फिटर्निटी को शामिल किया जाए, अदालत उसे मॉनिटर करे, इस तरह से इसको किया जाए? नहीं, आई थिंक इसके अटेम्प्ट किया गया है और इसके लिए बहुत सारी कमेटीज बनाई गई, कमीशन बनाए गए हैं, इवन मॉनिटरिंग की जरूरत बनी है। एनजीओज ने भी, जैसा उन्होंने कहा डॉक्टर ओंकार शर्मा ने, कि एनजीओज ने भी इसमें स्टेप लिया हुआ है। लेकिन फिर भी जो है
हमें और स्टेप्स भी बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत पंचोली है। जी सहमत नहीं हैं आप इनसे? नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा है। कोई गंभीरता जिस गंभीरता से इसको होना चाहिए वो बिल्कुल गंभीरता इसमें नहीं है। जो अब दास्ता ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से क्राइम है, लेकिन उसकी पनिशमेंट क्या है? कोई पनिशमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर गुलामी की डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी को मिनिमम वेज भी कम देते हो तो वो भी गुलामी है। तो अब मिनिमम वेज के मैंने बहुत सारे केस किए हज़ारों केस किए होंगे, लेकिन कोई मुझे ऐसा केस नहीं मिला जिसके अंदर मिनिमम वेज का वायलेशन एम्प्लॉयर ने किया हो और उसको सजा हुई हो। कोई ऐसा तो यानी आप ही कह रहे हैं कि अदालत के स्तर पर भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता? नहीं, कानूनी नहीं है ढंग सा। यानी क्या है उसमें, क्या है वो कंप्लेंट करेगा, वो लेबर इंस्पेक्टर कंप्लेंट करेगा, फिर वो जाएगा, फिर उसको फाइन हो जाएगा, वो छूट जाएगा एम्प्लॉयर। तो जब तक इसके कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए इस गंभीरता से, इसमें नहीं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि और पूरे हाई लेवल पर कि हम जैसे कॉमन सिविल कोड है उसका हम आवाज़ उठाते हैं कि भाई ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इतने साल से क्यों नहीं लागू हुआ? लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल राइट टू वर्क भी है ना, उसको आप क्यों नहीं आवाज़, उसके प्रति क्यों नहीं गंभीर हैं? बिल्कुल ना। प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव बताइए कि जो आर्थिक गैर बराबरी है, जो हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, एशिया की सुपर पावर बने जा रहे हैं हम और सब कुछ बन गए, लेकिन जो आर्थिक गैर बराबरी है वो किस हद तक जिम्मेदार है इस दास्ता के लिए? इसका तो एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन एक बार इससे एक जुड़ी बात करना चाहता हूँ कि एक प्रकार से पिछले 20 या 30 साल में माइंडसेट में बदलाव आया है। वो इस प्रकार का बदलाव मैं नहीं समझता हूँ कि जो भरता हुआ वर्ग है, मिडिल क्लास है, उसे लगता है कि इन बातों पे गौर करना चाहिए। उनका मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आपसे ग्रोथ के ऊपर बात करना चाहिए, ना कि सोशल इक्विटी के बारे में। वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है मैं समझता हूँ। और ज़्यादातर लोग जिनसे मैं बात करता हूँ, चाहे वो पुलिस में हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं सोचते हैं कि इन बातों पे गौर करना ज़रूरी है। वो सोचते हैं कि उन बातों में गौर किया जाए जो कि ग्रोथ रेट पे कैसे बढ़ाया जाए। तो वो मानसिकता जब तक नहीं जाएगी कि ग्रोथ के साथ समानता की बात कैसे किया जाए, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि इसके ऊपर इसमें कोई बदलाव आएगा। क्योंकि पब्लिक वॉइस जो भी है, चाहे अंग्रेजी अखबारों में, हिंदी अखबारों में जो लोग लिखते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो समझते हैं कि ये गुलामी का मामला मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि उनके घर में जो लोग काम करते हैं। मानसिकता को भी मैं समझना चाहती हूँ कि अभी रेसिज्म की बात आई तो विदेश मंत्री कहती हैं कि भारत में रेसिज्म नहीं है, ये रेसिस्ट अटैक हो ही नहीं सकते। अब दास्ता की बात हो रही है तो वो कमिश्नर साहब जो है, लेबर कमिश्नर, कह रहे हैं कि खुशी की बात है, देखिए दास्ता कुछ नहीं है, उन्हें डेफिनेशन पे प्रॉब्लम है कि क्यों जो है इस तरह से इसको परिभाषित किया गया है। ये क्या नई मानसिकता है जिसमें कोई भी ऐसी चीज जो भारत को इम्परफेक्ट दिखाती है उसको लेकर एक शर्मिंदे महसूस की जा रही है? मुझे नहीं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये समस्याएं हैं, तब समस्याओं को कैसे बदलाव कैसे आएगा? मैं परसों यहीं पे बैठा था, इंडो रेसिज्म के बारे में बात हो रही थी। जो लोग ये मानने के लिए तैयारी नहीं है कि ये वाकई ऐसे कुछ समस्याएं हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये माने नहीं कि समानता के ऊपर गौर करना चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रोथ के ऊपर गौर करना चाहिए। और वो एक बहुत पिछले 20-30 साल में मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शिफ्ट हुआ है। स्पेशली जिन लोगों को लोग कहते हैं जो न्यू मिडिल क्लासेस हैं वगैरह, मैंने उनके घर में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में सोचा जाए। उनके वो भी एक प्रकार से गुलामी का शिकार काम करते हैं। तो जब तक उस लेवल पे मानसिकता में बदलाव इस तरह के मामले सामने आते हैं कि मेड्स को मारा पीटा जाता है, जला दिया जाता है। विद्या भूषण रावत जी बताइए, फिलहाल आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, कि जो ब्रांड इंडिया जिसको बार बार कहा जा रहा है कि भारत नाम का जो ब्रांड है, जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हम और आप हैं, वो सब खो गए हैं, एक बड़ा ब्रांड कहीं हमें मिल गया है, उस पर असर पड़ रहा है। हम दास्ता कहेंगे, गुलामी कहेंगे तो भी इस पर असर पड़ेगा। फिलहाल जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें आपको कहीं नजर आती है कोई संभावना कि इसको गंभीरता से लिया जाएगा? संभावना अगर हमको सीरियसली सोचना है तो हमारा मॉडल क्या है, सबसे कम है। तो आया है कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, द नॉर्डियन कंट्री जो है, वहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट का जो एज ए सोशल लाइक वेलफेयर स्टेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। हम लोग का मॉडल जो है वो अमेरिका मॉडल जा रहा है, सोसाइटी का मॉडल, और पूरी तरह से जो हमने अपने अंदर जो हमारे यहाँ पर जो कास्ट स्ट्रक्चर को खत्म नहीं किया। अगर हम देखें कि इस पूरे जिन लोगों, कौन लोग हैं जो स्लेवरी के उसमें इंडेक्स में आ रहे हैं, कौन लोग हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में जा रहे हैं, तो एक जाति विशेष के लोग हैं
और हम लोग बार बार डिनायल मोड में रहना चाहते हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं ना हमारे यहाँ रेसिज्म है, ना हमारे यहाँ जातिवाद है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सबको नौकरी दे दी है, कुछ को प्रपोज रिप्रेजेंटेशन मिल गई है नौकरियों में, तो हम सोचते हैं कि गाँव में कोई वायलेंस नहीं होती है, हम लोग ये सोचते हैं कि गाँव में कोई दलितों पे अत्याचार नहीं होता है और कोई स्लेवरी नहीं है। जो अभी भी जो है लोग, मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में हैं, उनको वो बोलते हैं हम छोड़ सकते हैं, लेकिन लोग उनको छोड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि गाँव की और गाँव समाज की ज़मीनों पे रहते हैं। और अगर उन्होंने किसी दिन कह दिया कि हम मैला ढोने का काम छोड़ना चाहते हैं, उसकी कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं कि कहाँ उनका एक ऑनरेबल वो होगा, क्योंकि ये केवल ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया। अगर कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति बोलता है कि मैं मैला ढोने का काम छोड़ता हूँ, तो क्या वह चाय की दुकान खोल सकता है? बिल्कुल। और चाय की दुकान खोलेगा तो उसकी चाय पीने के लिए क्या कोई पंडित जी जाएंगे? बहुत बड़ी ये बात, आपने बहुत important बड़ी question है। समस्या उठा दी है, लेकिन मेरे पास समस्या ये है कि फिलहाल समय समाप्त हो चुका है, लेकिन शायद जहां आपने बात खत्म की है वहीं से इस सवाल का जवाब भी निकलता है कि क्या ये जो जाति प्रथा है, जो समाज में हमारी कुरीतियां हैं, जो राजनीतिक स्तर पर जो इच्छा शक्ति की कमी है, जो सामाजिक पूरा ढांचा है, क्या इसके बदलने के बगैर ये दास्ता जिसे हम कह रहे हैं, चाहे इसे हम ये नाम दें या ना दें, क्या इसे ख़त्म कर सकते हैं? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब शायद हमें नहीं मिल रहे हैं, और नए विमर्श में जो है जवाब मिलने की उम्मीद भी बहुत कम है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।